ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हयात तहरीर शाम के सरबराह अबू मोहम्मद जिलानी, इनके असल नाम की हम बात करें तो अबू मोहम्मद जिलानी इनका असल नाम नहीं है। अहमद हुसैन अल शिरा इनका असल नाम है। इस बंदे ने शाम को फतह किया। 50 साल से ज्यादा हुक्मरान रहने वाला खानदान मुल्क छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गया। वो खानदान जिसने शाम में हर बगावत को कुचला, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पे वो जुल्म किया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब नाज़रीन, यहां तक तो बात हो गई खत्म। इससे आगे अब क्या होने वाला है या इससे आगे क्या हो सकता है, तो तुर्की और ईरान, ये दो मुल्क इस तरह के हैं जिनकी गवर्नमेंट को जान के लाले पड़ गए हैं। खास तौर पर यहां पर बात करेंगे तुर्की की, क्योंकि तुर्की सबसे ज्यादा खौफजदा आप लोग कह सकते हैं, या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि तैयब उर्दवान, जिसको ये चीज का अंदाजा हो चुका है कि आज नहीं तो कल मेरी हुकूमत के खिलाफ भी बगावत हो सकती है, या फिर ये भी देखने में आ सकता है कि तुर्की का नक्शा मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाए। अब नाज़रीन, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर इसरार अहमद साहब मरहूम की, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और आला मकाम दे। अगर आप में से कोई बंदा डॉक्टर इसरार अहमद साहब को फॉलो करता है, इख्तलाफ उनसे 100 होंगे, लेकिन दो चीजें मैं समझता हूँ कि आज तक जितनी भी मैंने मौलवी हजरात के बयान सुने हैं, या वो लोग जो हिस्ट्री से दिलचस्पी रखते हैं और हिस्ट्री को बताते हैं, तो जितने भी ऐसे लोगों के आजकल मैंने आज तक बयान और तकरीरें सुनी हैं, उनमें से खास तौर के ऊपर दो चीजें जिस तरह से डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बयान की हैं, मुझको नहीं लगता किसी और मौलवी या किसी बड़े प्रोफेसर ने भी वो दो चीजें बयान की होगी। एक गज़वा हिंद और दूसरा शिरक के बारे में। शिरक के बारे में आप लोग उनकी डिटेल देखें। उस बंदे ने बाल की खाल निकाल दी और बताया कि शिरक में क्या 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 चीज आती है। दूसरे नंबर के ऊपर गज़वा हिंद, आज अगर हम टोटल एशियाई ममालिक या टोटल इस्लामी ममालिक की बात करते हैं, जो इसराइल और फलस्तीन में हो रहा है वो बात करते हैं, तो एक एक हुरफ अब तक डॉक्टर इसरार अहमद साहब का जाकर वैसे ही फिट हो रहा है जैसे उन्होंने अपने बयानात में फरमाया। तुर्की के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो तुर्की के ऊपर जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब का बयान वो था कि गज़वा हिंद या वो जंग जो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान होगी, उससे पहले एक मरतबा फिर तुर्की या जोन सा वो काफिरों के हाथ में जाएगा। तो आज ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कैसे, और अगर अबू मोहम्मद जुलानी से खतरा है तुर्की को, तो फिर अबू मोहम्मद जुलानी तो काफिर नहीं है, या उनका तो तल्लक किसी ऐसे ग्रुप के साथ नहीं है जिसको आप लोग ये कह सकते हैं कि ये कुफ्फार का ग्रुप है। लेकिन नाज़रीन, अबू मोहम्मद जुलानी की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये समझने की बड़ी जरूरत है। जैसे कि ये बंदा 1982 में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पैदा हुआ और उनके वालिद वहां पर पेट्रोलियम इंजीनियर थे। फिर 1899 में शाम वापस आए, जहां पर दमिश्क के करीब इन्होंने रहाइश अपनी बनाई। अब नाज़रीन, जो इनके वालिद साहब थे उनका तल्लक शाम से था। यहाँ पर कुछ चीजें आप लोग नोट करें कि इनका जो बेसिकली पीछे से जाकर नस्ल मिलती है या ग्रुप मिलता है, वो कुर्द ग्रुप है। जो बंदे यूरोप जाते हैं डंकी लगाकर, या फिर आप लोग ये कह लें कि जो बंदे तुर्की जाते हैं डंकी लगाकर, उन्हें इस चीज का अंदाजा होगा कि कुर्द कौन है। कुर्द अक्सर वहां पर लोगों को जो ज्यादातर अगवा किया जाता है वो कुर्दों की तरफ से किया जाता है। उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, बाज लोगों को मार भी दिया जाता है और भारी तावान भी मांगा जाता है। लेकिन क्या अबू मोहम्मद जुलानी का तल्लक उस ग्रुप के साथ है जो लोगों को अगवा करते हैं या जो लोगों से तावान मांगते हैं? तो नाज़रीन, यहाँ पर देखें कि कुर्द दो हैं। ये सातवीं सदी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 7वीं सदी से पहले जितने कुर्द थे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं था किया। 7वीं सदी के बाद कुर्दों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन तमाम कुर्दों ने नहीं। बहुत से कुर्द इस तरह के थे जो काफिर रहे, यानी कि गैर मुस्लिम रहे, और जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो मुसलमानों में शामिल हो गए, मुसलमान कहलाए जाने लगे। लेकिन जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, क्या वो हिंदू थे, यहूदी थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे? तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि उनका तल्लक यजीदियत से था। अब ये चीज आप लोग याद रखिएगा, अपने माइंड में बिठाइएगा, अगली सारी की सारी चीजें आप लोगों के जहन में खुद ब खुद आ जाएंगी। तो नाज़रीन, जो इस वक्त कुर्द दहशतगर्द कहलाए जाते हैं, या जो कुर्द लोगों को अगवा करते हैं, उनसे तावान मांगते हैं, तो उनमें भी बहुत ज्यादा फिरके और बहुत ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक बड़े कुर्द की बात करें, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें उन्होंने फतह की, जो बड़ी बड़ी सलीबी जंगें थी वो भी उन्होंने फतह की, उनका तल्लक भी कुर्द के साथ था। और जब
उन्होंने बड़ी जंगें फतह की और बहुत बड़ा रकबा फतह किया और उसको अपना मुल्क बनाया, तो उसको कहा जाता था कुर्दिस्तान। लेकिन ये मुल्क एक नाम तक ही महदूद रहा। अगर हम आज की बात करते हैं तो कुर्दों का कोई मुल्क नहीं है, कुर्दों का कोई इलाका नहीं है, कुर्दों की कोई जमीन नहीं है। शाम को इन्होंने फतह तो कर लिया है, लेकिन देखना यह है कि अब कितनी देर तक होता है। और कहीं ना कहीं इसी बात से तुर्की सबसे ज्यादा खौफजदा। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर हम कुर्दों की बात करते हैं तो तकरीबन लगभग 5.5 से 6 करोड़ पूरी दुनिया में इनकी आबादी है। अगर हम पूरी दुनिया में से 75% कुर्दों की बात करते हैं तो वो ईरान, इराक, तुर्की और शाम में मौजूद है। अगर इन 4 ममालिक में से हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कुर्द कहाँ है, तो 46%, या आप लोग ये कह सकते हैं कि 50% कुर्द इस वक्त तुर्की में मौजूद है। तुर्की के जो नाज़रीन सूबे हैं, गालबन 90 सूबे हैं तुर्की के, उनमें से 19 सूबे जहां पर आप लोग ये कह सकते हैं कि कुर्द हैं जो उनसे उनकी अक्सरियत ज्यादा है। तो अब यहां पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की परेशान क्यों है। तो तुर्की परेशान इस वजह से है कि जो कुर्दिस्तान कहा जाता था उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई रकबा आता है तो वो तुर्की, आज का जो तुर्की है उसका सबसे ज्यादा रकबा आता है। कुछ बड़ा हिस्सा ईरान में भी आता है, कुछ हिस्सा इराक में भी आता है, कुछ हिस्सा शाम यानी कि सीरिया में भी आता है। अब शाम को तो फतह कर चुके और उन्होंने बाकायदा तौर पर वहां पे ऐलान भी कर दिया कि ये कुर्दों की हुकूमत है। बिल्कुल उन्होंने ऐलान नहीं किया कि हम इस चीज को किसी और के ऊपर फेंकते हैं या कुछ इस तरीके का करते हैं जिससे कहा जाए, क्योंकि यहां पर आप लोग एक बात को नोट कीजिएगा कि शाम की ज्यादातर आबादी है जो सी वो अहले सुन्नत के जो फिरके के लोग हैं उनकी आबादी है। तो अब वहां पर जो अबू मोहम्मद जुलानी ने अपनी हुकूमत बनाई है उसमें उस बंदे ने बाकायदा तौर के ऊपर ये इशारे दिए हैं कि ये कुर्दिस्तान के इलाके में शामिल था और इसको हो गया। इस चीज को अब हम आगे लेकर चलते हैं कि जो तुर्की और तैयब उर्दुआन है वो ज्यादा परेशान क्यों है, क्योंकि उनको अंदाजा हो चुका है कि जो सबसे ज्यादा कुर्द हैं वो मेरे मुल्क में मौजूद है। अब नाज़रीन आप लोग ये समझेंगे कि ठीक है, हो गया, पाकिस्तान में भी कुर्द हैं, बहुत से कुर्द मौजूद हैं, इंडिया में भी बहुत से कुर्द मौजूद हैं और बहुत से ममालिक में बहुत से कुर्द नस्ल के लोग मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज को नोट कीजिएगा, अगर हम कुर्दों की हिस्ट्री खंगालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता भी चलूं कि नाज़रीन कुर्दों का शुमार है जो उनसे वो आर्याई कौम के हिंद यूरोपी नस्ल से समझा जाता है। यानी कि जो हिंद की नस्ल यूरोप में गई हुई थी वहां से एक कबीला आर्याई आप लोग कह सकते हैं, उसमें से जो आगे से नस्ल चली उसको कुर्द कहा जाता था, जो मशक़े वस्ता के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए और तकरीबन उस तमाम इलाकों के ऊपर इनका कब्जा हो गया। और कब्जा किस तरह से हो गया, क्योंकि ये लोग जंगजू थे और बेहतरीन किस्म के जंगजू थे। आप लोग अगर अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा देखते हो या उस्मान गाजी का ड्रामा देखते हो तो उसमें कुछ हिस्ट्री कुर्दों के बारे में दिखाई गई है, खास तौर के ऊपर सल्जूकी रियासत से कहा यह जाता है कि उसके जो बादशाह थे वो कुर्द फैमिली के बादशाह थे और जो सल्जूकी रियासत ने सल्तनत बनाई और उसमें जितना इलाका फतह किया उसमें से कई ज्यादा बड़ा इलाका आज तुर्की में आता है। अब यहां पर आप लोग कुछ चीजें नोट कीजिएगा। जो हम आप लोग अर्तुगरुल गाजी या उस्मान गाजी ड्रामा देखते हैं उसमें आप लोगों को दिखाया गया है कि सल्जूकी रियासत बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फैली हुई थी। यहां पर इन ड्रामों का जिक्र करना इसलिए बनता है कि उसमें वो लोग जो सल्जूकी हुकूमत के अंदर थे या उस्मान गाजी या अर्तुगरुल गाजी की जो कबीना थी उसके अंदर अहम लोग थे, वो बहुत से लोग इस तरह के थे जो इनसे गद्दारी करते हैं। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह खुद मुसलमानों ने अपने ही कबीलों को बर्बाद किया, अपनी ही हुकूमतों को गिराया, किस तरीके से वहां पर इस्लाम को फुल खत्म करने की कोशिश की गई और वो ज्यादातर कोशिश करने वाले लोग थे वो हम में से ही मौजूद थे।
अब नाज़रीन, जो उनमें गद्दारों को दिखाया गया उनका तल्लक अगर हम हिस्ट्री खंगाल कर देखते हैं, शायद उस्मान गाजी या अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में आप लोगों को नहीं दिखाया गया, लेकिन अगर हम हिस्ट्री खंगालते हैं, अगर हम, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी है वो जिस तरह उसके 5 सीजन या 5 सीजन गालबन उसके बने हैं, तो उसमें 90% चीजें हैं वो खुद शामिल की गई हैं, 10% इस वक्त हिस्ट्री मौजूद है। अगर हम उस्मान गाजी की बात करते हैं तो उसमें तकरीबन 50 से 60% हिस्ट्री दिखाई गई है और 40% खुद चीजें शामिल की गई हैं। लेकिन अगर हम ओरिजिनल हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो लोगों को गद्दार होता हुआ वहां पर दिखाया गया उनका तल्लक उन लोगों के साथ था जो ईरान इराक के रहायशी थे, या जिनका तल्लक, तो ऐसे लोगों को अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत से गद्दार इन ड्रामों में दिखाए गए हैं, जिनका तल्लक, जिनकी नाम, जिनकी डिटेल जो उनसे लिखी हुई है वो ईरान इराक से तल्लक रखने वाले लोग थे, और वो लोग थे जिन्होंने अपने कबीलों के साथ, अपनी रियासत के साथ और दीन इस्लाम के साथ गद्दारी की थी। अब नाज़रीन, 1979 में जो ईरान के लीडर थे आयतुल्ला खामनाई, इन्होंने जिहाद फर्ज कर दिया। इन्होंने अपने एक बयान में कहा कि जो कुर्दों के साथ लड़ाई करेगा वो जिहाद समझा जाएगा, और कुर्दों को मारना शुरू कर दिया। इनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कत्लो गारत हुई और इनको ईरान से मुकम्मल तौर पर बाहर निकालने की कोशिश की गई। अब दो चीजें यहां पर फिर आ जाती हैं, ये कुर्द कौन थे? या ये सलाहुद्दीन अयूबी की नस्ल के थे, या फिर ये वो कुर्द थे जो यजीदियत नस्ल के कहलाए जाते थे? तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोग डॉक्टर इसरार अहमद साहब का बयान सुने तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें अगर यहां पर मैं बयान करना शुरू हो जाऊं तो फिर काफी ज्यादा जो उनसी वीडियोज हैं वो इसमें बन जाएंगी, और काफी इसमें चीजें हैं वो आगे पीछे भी हो सकती हैं, क्योंकि हम आप लोगों को ज्यादातर वही बताना चाहते हैं जो हिस्ट्री से हमारे सामने आया है। डिटेल इस तरह की है इसकी कि जो बड़े फिरके भी इसमें शामिल हो जाते हैं और बड़े दूसरे मज़ाहब भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इससे जाहिर एक चीज फिर ये होकर निकलती है कि जो चीजें दिखाई गई हैं या बताई गई हैं कि गजवा हिंद कैसे होगी, आखिरी जंग किस तरह से होगी, या फिर जिस तरीके का नक्शा एक खींचा गया है कि ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। आज के दौर में जब हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े इस्लामी ममालिक इस तरह के हैं जिनके पास बड़ी बड़ी आदमी ताकत भी है, बड़ी बड़ी फौज भी है, बड़े बड़े हथियार मौजूद हैं, और कई इस्लामी ममालिक इस तरह के हैं जिनकी मईशत इतनी हाई लेवल की है कि यूरोप पूरे का पूरा एक एक मुल्क के आगे झुक जाए, तो फिर जहन थोड़ा सा मानने के लिए तैयार नहीं होता कि इतना सब कुछ इस्लामी ममालिक के पास मौजूद है, तो किस तरह से हो सकता है कि इस मुल्क के ऊपर भी कब्जा हो जाएगा, इस मुल्क के ऊपर भी कब्जा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि उन मौलवी हजरात या उलमाए कराम को आप लोग सुनिएगा जिन्होंने खास तौर के ऊपर गजवा हिंद को बड़ी डिटेल से बयान किया है, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि तब बहुत बहुत बड़े गद्दार मौजूद थे और आज भी बहुत बहुत बड़े गद्दार मौजूद थे। अब यहां पर थोड़ी बात ये कर लेते हैं कि अबू मोहम्मद जिलानी क्या करेंगे, तो ये तो नाज़रीन वक्त ही बताएगा। जिस तरह 1990 में अलकायदा बनी और 2003 में अबू मोहम्मद जिलानी ने अलकायदा ज्वाइन की, उसके बाद जब अलकायदा का एंड हो गया या अलकायदा खत्म हो गई, तो फिर अबू मोहम्मद जुलानी थे जो उनसे उन्होंने दाइश ज्वाइन की। जब इन्होंने दाइश ज्वाइन की तो दाइश ज्वाइन करने के बाद इराक में इन्होंने बड़े अच्छे पैमाने के ऊपर काम किया और इराकियों की बहुत ज्यादा मदद की, जहां पर यह बंदा अमेरिकी फौज से काफी ज्यादा लड़ता रहा, और फिर 2006 में अमेरिकी फौज ने इन्हें गिरफ्तार किया और 5 साल तक ये उनकी जेल में रहे। उसके बाद जिस वक्त ये रिहा होकर आते हैं तो फिर ये बंदा दोबारा से अपना एक खुद का नेटवर्क, जिसका सरबरा ये खुद था, यानी कि हयात तहरीर अल शाम, ये जो इसको बनाता है और इसका सरबरा खुद बनता है। अब यहां पर होता यह है कि जब शाम में बशार अल असद के खिलाफ एहतजाज होता है और एक स्कूल के बच्चे जो उनसे होते हैं वो एक नज़म कह लें या तराना कह लें, वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते हैं, तो ये बंदा जुल्म इस तरह का करता है कि तमाम के तमाम उन बच्चों को
गिरफ्तार कर लेता है। बच्चों को, उन बच्चों की एज 12 से 15 साल के नीचे नीचे थी, इन सबको गिरफ्तार करता है और टॉर्चर सेल में लेकर जाता है। टॉर्चर सेल के ऊपर नाज़रीन एक वीडियो है, वो आप इंशाल्लाह ताला हमारे इसी चैनल के ऊपर देख पाएंगे। उसमें आप लोग देखिएगा और आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इस्लामी मुल्क का सरबराह अपनी ही कौम के ऊपर किस तरह से टॉर्चर करता रहा है। जानवरों के साथ कोई इस तरह का सलूक नहीं करता जिस तरह से बिशारुल असद अपनी ही आवाम के ऊपर जुल्म करता रहा है। तो जब उन बच्चों को कई दिनों के बाद आजाद करवाया जाता है, आजाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि हुकूमत मजबूर हो गई उन बच्चों को रिहा करने में, जबकि वहां पर वो एहतजाज मजीद बढ़ गया। अब जिस वक्त वो बच्चे रिहा होकर बाहर आते हैं तो उनकी कंडीशन, उनकी हालत इस तरह की होती है कि अवाम मजीद भड़क जाती है, यानी कि इतना ज्यादा तशद्दुद किया होता है उन बच्चों के ऊपर। तो उसके बाद फिर नाज़रीन देखने में ये आता है कि दुनिया भर से जो छोटे छोटे ग्रुप से वो ज्वाइन करते हैं शाम को और हयात तहरीर अल शाम ग्रुप को। फिर उसके बाद हयात तहरीर अल शाम ग्रुप एक बड़ा वसी पैमाने पर फैल जाता है, जिसकी सरबराही कर रहे होते हैं अबू मोहम्मद जुलानी। तो फिर एंड यही होता है कि बिशारुल असद की गवर्नमेंट गिर जाती है और उसको भागना पड़ जाता है। लेकिन सवाल वही है कि अब अबू मोहम्मद जुलानी क्या कर सकते हैं आगे से। तो दो चीजें हम लोगों को अभी तक देखने के लिए आई हैं। एक ये कि उन्होंने इस्लामी कानून नाफिज करने का ऐलान करते ही वहां पर जितने शराब खाने थे उन सबको तोड़वा दिया। और दूसरी चीज हम लोगों को यह भी देखने के लिए आई है कि हमास ग्रुप को जो सप्लाई जाती थी उन्होंने वो भी कट कर दी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ये चीज सोचिएगा कि हमास लड़ रहा है इसराइल से। तो आगे नेक्स्ट क्या होता है और तुर्की ईरान का मुस्तकबिल क्या होता है, ये आइंदा कुछ दिनों में ही आप लोगों को जाहिर हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।